मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से जानते हैं। आज विशेषतः जिस एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और इस विषय वस्तु की संकल्पना आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू आप सबके सामने रखता है। तो उसी क्रम को जारी करते हुए उसी विषय वस्तु को समझने की एक हम विशेष परियोजना के साथ आप सबके सामने उपस्थित है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दें और अपने दोस्तों मित्रों का सानिध्य कैसे प्राप्त करें उसके लिए इस क्लास को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि वह लोग भी इस क्लास में एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करें। क्रम की जब बात करते हैं तो क्रम की शुरुआत इसी विषय वस्तु के साथ करते हैं कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करते जाए। इसी विषय वस्तु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ध्यान रखिएगा, इस मोटिवेशन को समझिएगा कि किस्मत का तो पता नहीं पर मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। और ये बात हमें अपने पर्याय में हमेशा समझ में आती है, क्योंकि हम लोग किस्मत वाले थोड़ी ना। अगर किस्मत वाले होते तो किसी बड़े घराने में पैदा हुए होते, जहां पे हमारे लिए लग्जरी कारें खड़ा होती, एप्पल फोन हम लोग चलाते और हवाई जहाज की ट्रिप में छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाते। इसका मतलब ये बात तो सत्य है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यही तो बात है, किसी एक व्यक्ति ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि उन्होंने हमारे रास्ते में तो गड्ढे खोद दिए, लेकिन एक अच्छा कार्य किया कि उस गड्ढे को कूदना हमें सिखा दिया। अर्थात हमारे अंदर इतना पौरुष भर दिया कि किस्मत का तो पता नहीं लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। और इस कारण से हमने उस किस्मत के पर्याय को ही त्याग दिया और अपने इस पौरुष के बल पर, अपने इस कर्म फल के आधार पे हमने उस सत्ता की प्राप्ति की जो कि हमारे स्वप्न में है, जो कि हमारा लक्ष्य है। जैसे कि ध्याय की हम कल्पना करके रखते हैं, वह ध्येय भी हम पूरा करते हैं और अपने मम्मी पापा के स्वप्न को भी साकार करते हैं। क्रम की जब बात करते हैं, पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश का ये जो मुरादाबाद शहर, आज जो इसकी बात की जाए तो बेसिकली मुरादाबाद शहर किस एक नदी के किनारे स्थित है? क्या गोमती नदी है या सरयू नदी है, गंगा है या आपकी रामगंगा है? अच्छा, नदियों की जब बात की जाए तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा सरयू। सरयू के किनारे तो आपने भी सुना है अयोध्या नगरी के बारे में। और गोमती की जब बात की जाए तो इसमें आपकी राजधानी लखनऊ शामिल हो जाती है। लखनऊ के अलावा जौनपुर यह शहर आपका शामिल हो जाता है। साथ ही साथ अगर यही पे बात की जाए तो आपका सुल्तानपुर शहर यह आपके शामिल हो जाते हैं। तो गोमती नदी के किनारे ये तीन शहर प्रमुख रूप से शामिल हैं। गंगा की जब बात की जाए तो गंगा के बारे में तो आप भी जानते हैं। जैसे गढ़मुक्तेश्वर की जब बात की जाए, गढ़मुक्तेश्वर अर्थात हापुड़ शहर हो गया। इसके अलावा बिजनौर की जब बात की जाए, बिजनौर के अलावा कन्नौज की बात की जाए, कन्नौज के अलावा आपका प्रयागराज हो, प्रयागराज के अलावा आपका कानपुर हो, कानपुर के अलावा आपका लखनऊ हो और लखनऊ के साथ ही साथ आपका उन्नाव हो। तो इन सारे जिलों की जब बात की जाए तो ये प्रमुखतः किसके किनारे स्थित है? तो यह आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब इसने किसके बारे में पूछा? इसने पूछा मुरादाबाद के किनारे। तो मुरादाबाद के किनारे ध्यान रखिएगा रामगंगा नदी है। रामगंगा की जब बात की जाए तो रामगंगा के किनारे आपका बरेली शहर भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ मुरादाबाद तो आपका स्थित है ही है। रामगंगा की जब बात की जाए, खासा ध्यान रखिएगा, यह फिर आपके कन्नौज में आकर के क्या करती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? गंगा की सहायक हो जाती है। तो इस पहलू को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्योंकि मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। इस रूप में पीतल नगरी की जब बात की जाए तो इसको पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अभी काफी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का जो रिपोर्ट आया था, उस ध्वनि प्रदूषण रिपोर्ट में क्या था? हमारा मुरादाबाद खास करके विश्व में दूसरा नंबर रखता है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। और भारत की अगर बात की तो भारत में आपका पहला स्थान इस मुरादाबाद का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में यूपी को डिवाइड किया गया? अच्छा, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जब हम नंबर की बात करें। नंबर को आधारित करते हुए सबसे पहला नंबर ध्यान रखिएगा,
हमारे यूपी में मृदा समूह की बात की जाती है। तो मृदा समूह के बारे में आप भी जानते हैं, आज यूपी में जो मृदा समूह है उनकी संख्या क्या होती है, तो उनकी संख्या 8 होती है। अर्थात यूपी में कुल 8 अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के बाद आता है हमारे यहाँ पर कृषि जल, और कृषि जलवायु क्षेत्र की जब बात की जाए तो कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी होती है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या हमारे यहाँ पर 9 होती है। कृषि जलवायु के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र को लेकर के। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी है, तो यह आपको 20 देखने मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनकी संख्या 15 है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र तो 9 है, लेकिन भारत में आपके 15 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, इनकी संख्या आपकी क्या हो जाती है, 20 हो जाती है। तो ये नंबर जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसने क्या कहा है, जैसे बोला है कि उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, तो यही आपसे पूछ रहा है और इसकी संख्या क्या है। आज आपके यूपी में 20 अलग अलग पहलू देख लेते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र किस पे डिवाइड किए जाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि उस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जा रही है, मिट्टी के अलावा वहां पे सिंचाई व्यवस्था कैसी है, सिंचाई के अलावा वहां पर उपस्थित जो जल संसाधन है, जैसे भूमिगत जल है, नहर है, कुआं है, तालाब है, नदी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां पर किस एक टेम्परेचर का आपका संदर्भ देखने मिलता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर हमेशा फसल उत्पादन के लिए काफी मायने रखती है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है मानव संसाधन के। यहाँ पर लोगों की जब बात की जाए तो लोगों की आखिर संख्या क्या है, क्या अधिकतर लोग निवास करते हैं, क्या कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां कम लोग होंगे वहां पे मजदूरी का रेट हाई होगा, जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे मजदूरी का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 20 आपकी इसकी संख्या प्रमुख रूप से। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में एक भाषा होती है उर्दू। आज यूपी के उर्दू को हमने क्या किया, दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया। लेकिन यह किस एक वर्ष में स्वीकार किया गया था। देखिए, अगर हम भाषा के प्रावधान की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, संविधान का एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 343 से 351। ये क्या बताता है, यह भाषा के विषय वस्तु को दर्शाता है जो संविधान में बताई गई है। और इसके अनुसार आप भी जानते हैं कि संविधान में क्या है, भाग 17। और इस भाग 17 की जब बात की जाए तो भाग 17 में क्या किया गया है, आपने 8वीं अनुसूची का नाम सुना होगा, और उस 8वीं अनुसूची में क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा है। क्या चर्चा है कि हमारे देश के संदर्भ में कुल 22 भाषा को क्या किया गया है, इसके अंदर चुना गया है। अब ये 22 भाषाओं की जब बात की जाए तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती हैं। आज अगर जो हम हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी को क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में चूज किया गया। कब चूज किया गया, तो जैसे ही देश आजाद हुआ। लेकिन आप भी जानते हैं हिंदी हमारे देश की भाषा हुई और राज्य की भी भाषा हुई, लेकिन राज्य के संदर्भ में ये थोपी ना गई है। हमारे यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या होती है जो उर्दू भाषा बोलती है, तो इस उर्दू भाषा को क्या किया, हमने अपने भाग्य में कह सकते हो कि अपने उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा का दर्जा दिया। और दूसरी भाषा का जो दर्जा दिया गया वह कब, तो यह 1989 में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे सरकारी कार्यालय है, तो सरकारी कार्यालय वगैरह की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सरकारी कार्यालय वगैरह में हिंदी भाषा के संदर्भ में कह सकते हो कि यह भाषा क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई। और अनिवार्य कब किया गया, तो यह 1968 में किया गया, 1968 में किया गया। जिसका मतलब क्या था कि देवनागरी लिपि, क्योंकि आप भी जानते हैं लिपियों के अलग अलग आधार होते हैं। देवनागरी लिपि की जब बात की जाए, जिसमें क्या होता है आप समझ सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ लिखा जाता है। और अगर जो इसकी बात की जाए तो इस देवनागरी लिपि के साथ ही साथ हिंदी भाषा की जब बात की जाए, जो हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं उसको हम सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल करेंगे। तो यह प्रावधान भी आपको इस संदर्भ में देखने को मिल जाते हैं। क्या बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति की जब बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं। जनरली आप भी जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर के सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, आज भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर किसी के पास है तो वह यूपी के पास है। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें 31 सीटें हो जाती है। फिर यहीं पर अगर बात की जाए तो सीटों के मामले में विधानसभा, इसकी सीटों की संख्या आज वर्तमान में 403 है। पुनः विधानसभा के अलावा विधान परिषद, इसमें सीटों की संख्या 100 हो जाती है। तो आज आप कह सकते हो कि ये 4 अलग अलग कैटेगरी के आपके सदन हैं।
तो इन 4 अलग अलग कैटेगरी के सदनों में सीटों की संख्या भी है। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात आती है लोकसभा। अब लोकसभा में आप भी जानते हैं कि जो 80 है, इसके लिए सीटों की रिजर्व सीटों संख्या कितनी है, या आपकी 17 है। अर्थात लोकसभा में 80 की संख्या 17 हो जाती है, ये रिजर्व सीटें हैं। और विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा में हमारी 2 सीटें रिजर्व है। हालांकि कुल सीटें 86 रिजर्व है। इसमें 80 की जब बात की जाए तो 80 की सीटें जो है वो आपकी 84 है। कितनी? 80 की आपकी 84 है। क्योंकि एक वर्ग की जब बात की जाए जिसे एसटी कहा जाता है, तो उसकी आपकी एसटी की 2 सीटें रिजर्व है। तो इसने किसके बारे में पूछा है? अनुसूचित जाति, अर्थात 80 के बारे में पूछा है, तो उसकी सीटों की संख्या 84 हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है एससी एसटी को लेकर के। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इन किसी भी सदन में हमारी यहाँ पर महिला का आरक्षण नहीं है। महिला की जब बात की जाए तो महिला का आरक्षण नहीं दिया जाता है। पता नहीं इस दिवस की कब सुधार होगी। हम बार बार इस विषय वस्तु को सोचते हैं कि जब समाज में लोग बोलते हैं कि औरत और पुरुष ये उस बैलगाड़ी के स्वरूप में है कि समाज का जैसे पूरा भार एक बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर डिपेंड होता है, एक भी पहिया नहीं रहा तो वह समाज नहीं चलता है। जहां पे हम बारंबार कहते हैं कि आज आधी आबादी महिलाओं की है, तो उनके हक में खास करके जब विधानसभा लोकसभा की बात आती है तो वहां पर ये हक क्यों ना मिलता है। हालांकि इस बात को हमें महिलाओं के साथ ही ज्ञापित करना चाहिए और इन महिलाओं को ही समझना चाहिए जो लोग इससे जुड़े हैं। कि इंस्टाग्राम पे आप बारंबार रील बना लेते हैं, पतली कमरिया आए है या बाबू सोना आप हल्के में बन जाते हैं, लेकिन आपको इस बात को भी सोचना चाहिए कि यह आपका अधिकार है और आपके अधिकार को अभी भी ये जो पुरुष सत्ता है वो दबोच करके बैठी है। आपको इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ती है, क्योंकि आप भी जानते हैं मांगने बिने कुछ ना मिलता है, और बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू भी ना होती है। उसे छीनना पड़ता है, झपटना पड़ता है। खासा यहाँ पे कोई बात की जाए तो महिला का रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे कोई बात की जाए तो हमारे यहाँ पर पंचायत की जब बात की जाए तो पंचायतों में 1/3 सीटें हैं। कितनी? पंचायत की जब बात की जाए तो पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आपकी रिजर्व। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि ये जो फर्रुखाबाद जिला है, इस फर्रुखाबाद जिले में जो मुख्यालय देख मिलता है, यह मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद जिला। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद जिला पांचाल देश के संदर्भ में जाना जाता है, क्योंकि पांचाल के संदर्भ में इनकी पुत्री हुआ करती थी। खास करके एक राजा के बारे में आपने सुना होगा, द्रुपद। तो द्रुपद की एक पुत्री हुआ करती थी जिनको नाम ही दिया जाता था पांचाली। क्या बोला जाता था? पांचाली नाम दिया जाता था, क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी तो इस कारण से इनको द्रौपदी भी कहा जाता है। और द्रौपदी के स्वयंवर की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा, अर्जुन ने क्या किया था? भेड़ कुंड नाम का एक जगह पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने अर्जुन ने जो मछली की आंख होती है उस मछली की आंख पे निशाना लगाया, और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया? इस पांचाली के स्वयंवर को यहाँ पे भेजा। बेसिक अगर देखा जाए तो पांचाल के एक नृत्य हुआ करते थे, और नृत्य के रूप में आप भी जानते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की जब बात की जाए तो द्रोणाचार्य ने क्या किया है? कौरव और पांडव को जब हम बात करते हैं धनुर्विद्या तो यह सिखाया है। बेसिक आप भी जानते हैं आधुनिक मीरा जिनको हम कहते हैं महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की जब बात की जाए जिनको हम आधुनिक मीरा के रूप में जानते हैं, इनका भी संबंध क्या है? यहीं से आपको देखने को मिल जाता है। तो आधुनिक मीरा की जब बात की जाए तो महादेवी वर्मा भी आपके पांचाल से ही संबंधित है। बेसिक यहीं पर आपने सुना होगा कंपिल महोत्सव के बारे में। कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पर देख मिलता है। खास करके अगर देखा जाए तो आपने रामनगरिया मेला के बारे में सुना होगा, तो रामनगरिया मेला की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या है? आप भी जानते हैं फर्रुखाबाद का मुख्यालय आज आपके फतेहगढ़ के रूप में है। क्यों? क्योंकि नौगढ़ का मुख्यालय जो है यह सिद्धार्थनगर जिले का है। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़। फिर उड़ई की जब बात की जाए तो ये आपके जालौन जिले का मुख्यालय है, और नोएडा की जब बात की जाए तो ये जो आपका गाजियाबाद जिला है उसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? आगे की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया गया है। एक्चुअली आप भी जानते हैं अभी 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो 18वीं विधानसभा का हाल ही में चुनाव हुआ। अच्छा, विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा की कार्यविधियों को संचालित करने के लिए हम किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं।
जैसा कि आप सबके जीवन में होता है। आप सबके जीवन में आपने स्कूली दिनों में देखा होगा कि आप सबके बीच से ही क्या किया जाता था, एक क्लास का मॉनिटर बनाया जाता था। क्लास की मॉनिटर के पास कुछ विशेष पावर ना थी, लेकिन क्लास को व्यवस्थित करना, क्लास को साफ सफाई करना, चाक डस्टर की व्यवस्था करना, इन सब चीजों को देखता था ना। तो उसी तरीके से ये जो सभापति होता है, क्योंकि अगर सभी लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो जय झीम जय झीम जय भीम झाम झीम करते रहेंगे। इसी कारण से यह लोग शांति से बैठे रहे और इनका जो एक वक्तव्य है, एक व्यक्ति को बोलने का मौका मिले, एक व्यक्ति चुप रहे, दूसरे लोग उसको सुनते रहे, इसको आयोजित करने के लिए हम क्या करते हैं, सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो पहले जो अध्यक्ष थे, आपने सुना भी होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात की जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन आपके पहले अध्यक्ष थे। बात आती है वर्तमान कौन है, तो वर्तमान के रूप में आपने सुना भी होगा, वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम है सतीश महाना। कहां से संबंधित है, तो ये आपके कानपुर से संबंधित हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रमापत शास्त्री है तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यह प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। एक्चुअली होता क्या है, जब नई विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद सतीश महाना तो आपकी विधानसभा के सदन के सदस्य हैं। अब इनका चुनाव कैसे हो, तो राज्यपाल के पास इतना समय नहीं होता है कि सारे सदस्यों को पहले विधानसभा की सदस्यता का वह क्या करे, यहाँ पे कार्यवाही करे और उसके बाद रुके, फिर बोले भैया अपने में से इन सब चीजों को चुन लो, क्योंकि राज्यपाल बड़ा विशेष व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जो उस सदन का काफी बुजुर्ग होता है उसे बोल दिया जाता है कि आप यह काम करवा दीजिए। तो रमापत शास्त्री अभी हमारे प्रोटेम स्पीकर बने थे, जिन्होंने क्या किया, सारे सदस्य जो चुने जाते हैं 403, उनको सदन की सदस्यता दिलाते हैं और फिर आपके इनका अध्यक्ष का जैसे चुनाव होता है फिर ये पद आपका समाप्त हो जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि आदर्श कारागार आपको दिख मिलते हैं। कारागार, कारागार का मतलब क्या, कारागार का मतलब जेल। जेल करावेगी छुरी, नहीं, छुरी जेल नहीं करा रही है। अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, इस योग्य बन जाइए, वर्दी पहन लेंगे तो आप जिसको चाहेंगे उसको जेल करा देंगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल कितने आदर्श कारागार हैं। आदर्श कारागार के पहले अगर हम बात करें हमारे यूपी में कुल कितने जिला कारागार हैं, तो कुल जिला कारागार की संख्या जब बात की जाती है तो ये आपके 62 होती है। एक आपने हमारे यूपी में नारी बंदी निकेतन का नाम सुना होगा, जो खास करके महिलाओं के ऊपर आधारित है। एक आपने आदर्श कारागार के बारे में सुना होगा, आदर्श कारागार आपको प्रमुख रूप से, साथ ही साथ एक बच्चों के लिए आपने सुना होगा बाल कारागार, बाल कारागार। और बाल कारागार के अलावा अगर यही पे बात की जाए तो आपने 6 केंद्रीय जेल के बारे में सुना है। अच्छा, 6 केंद्रीय जेल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर आपने 2 उप कारागार के बारे में भी सुना है। तो इस तरीके से यह अलग अलग आपके क्या हो जाते हैं, जेलों की संख्या होती है। अच्छा, जेल कर्मी जो आपसे चुने जाते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है कहां पर, आपके संपूर्णानंद के नाम से एक आपका क्या है, जेल प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है, संपूर्णानंद के नाम पे एक आपका जेल प्रशिक्षण संस्थान है। कहां पड़ता है, तो यह आपके राजधानी लखनऊ में है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो आपके जेल कर्मी वगैरह होते हैं, जब इनका चुनाव होता है तो इनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो आदर्श कारागार की जब बात की जाए तो ये कितने हैं, इनकी संख्या 1 आपको देखने को मिल जाती है। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। विशेष क्षेत्र अर्थात इसको अगर देखा जाए तो ये स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। होता क्या है, जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में सेज की संख्या कितनी है, तो सेज की संख्या 15। सेज क्या होता है, यह होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे हम किसी विशेष ऐसे पहलू का निर्माण करते हैं या उसको बेचते हैं, उसको निर्यात करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक जोन के रूप में जानते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं तो उस बड़े बड़े शहरों के साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह लगी होती है। जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में फेमस है, लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद किसी विशेष उद्योग के लिए तो फेमस नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एक आपका क्या है, संगठन बनाया गया, नोएडा के रूप में आपका जाना जाता है। तो नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा को हम क्या करते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो ये क्या होता है, ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा गीडा के बारे में, क्या बोलते हैं, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा लीडा के बारे में, लीडा अर्थात लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हालांकि लखनऊ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एलडीए भी आपने नाम सुना होगा, जो कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी क्रम में आपने कीडा का नाम सुना होगा, कीडा मतलब कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे यूपी में देख सकते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के क्या है, इंडस्ट्री से संबंधित आपके जोन बनाए गए हैं।
तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इनकी जो संख्या प्रमुख रूप से देखती है वह कितनी है, वह आपकी 5 हो जाती है। कितनी? 5 की जब बात की जाए तो 5 आपको देखने मिलता है। अच्छा, यही पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो प्राधिकरण की संख्या है, अगर उसकी बात की जाए तो वह कितने होते हैं? तो प्राधिकरण की संख्या खासा ध्यान रखिएगा, ये आपके 29 होती है। कितनी? 29 की जब बात की जाए तो ये आपको 29 देखने मिलती है। लेकिन जो विशेष वाले हैं, विशेष वाली की संख्या आपकी 5 हो जाती है। क्या करें? उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना किस एक वर्ष की गई है? क्या है? संस्कृत संस्थान। एक्चुअली आप भी जानते हैं, जैसे हम किसी एक पर्याय को प्रमोट करना चाहते हैं, अर्थात अगर हम भाषा की बात करें तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को हम लोग क्या चाहते हैं? प्रमोट करें, बड़े स्तर पे पहुंचाएं। क्योंकि संस्कृत हमारी आदिजन्य भाषा है। संस्थान वगैरह जो स्थापित किए जाते हैं वो किसी एक विशेष ऐसी भाषा की जिसके साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य हैं, जिसके ग्रामेटिकल बुक वगैरह उपलब्ध हैं, जिसमें लोग अध्ययन वगैरह करते हैं। तो सरकार का ये मानना होता है कि इसको और हम प्रमोट करें, तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह प्रतियोगिताएं निकालती है, कुछ आपके मेडल वगैरह वितरित किए जाते हैं, कुछ आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, और साथ ही साथ समय समय पर लोग इसमें अध्ययनरत रहें, उसके लिए नए नए अपडेट के साथ पुरानी चीजों को क्या किया जाता है, इसमें शोध वगैरह करने के लिए भी बढ़ावा दिया जाता है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में संस्कृत संस्थान भी है, और इसी तरीके से आपने हिंदी संस्थान का भी नाम सुना होगा। तो हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। यह दोनों प्रमुख रूप से कब स्थापित हुए थे? तो यह 1976 में आपके स्थापित हुए हैं। कहां पर यह स्थापित है? तो यह आपकी राजधानी लखनऊ में है। चूंकि हिंदी संस्थान की बात की है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक संस्थान और आपने सुना होगा, किसके नाम पे? कन्हैया लाल माणिक, कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नाम पे है, और ये केंद्रीय संस्थान है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां पर? तो यह आपके आगरा में पड़ता है। कहां? आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इसका नाम देखने मिल जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने एक भाषा और सुनी होगी, तिब्बती भाषा। तो हमारी यूपी में जब बात की जाती है तो तिब्बती भाषा को आधारित करते हुए तिब्बती भाषा शोध संस्थान स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो ये खासा ध्यान रखिएगा, यह लखनऊ में नहीं बल्कि बनारस में स्थित है। कहाँ? बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इसका नाम देखने मिल जाता है। वैसे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में आपने भारत कला भवन के बारे में सुना। किसके बारे में? भारत कला भवन। ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी इसी बनारस के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बनारस का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है? क्या नाम है? पहले लोकायुक्त कौन है? जनरली आप भी जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई, एसबीआई, एडीआई, जीपीआई, सीपीआई, बहुत सारे नाम होते हैं। विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसी, जैसे सीबीआई खास करके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में जाना जाता है, और इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऐसे जो विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियां होती हैं, खास करके जो उनको देखा जाए तो वह जांच एजेंसियां क्या करती हैं? किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपनी जांच आरोपित करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं जो कह सकते हो कि हमारे पद क्या किए गए हैं? विशेष रूप से सृजित किए गए हैं। तो अब उन लोगों का जांच कैसे किया जाए, क्योंकि उनके बारे में ना तो संविधान में चर्चा है, ना तो कुछ ऐसी प्रायिकता है। लेकिन अब वह पद है तो कह सकते हो कि वह व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उन लोगों का कैसे जांच किया जाए? जैसे अगर हम कहें बड़े बड़े शब्दों में कि मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब चीजों को जांच करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकायुक्त का जो संदर्भ होता है वो इसी को आधारित करते होता है कि ऐसे पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को जांच करना कि कहीं यह भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, या फिर ऐसी कुछ अनर्गल बातें। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे लोकायुक्त पद को सृजित किया गया। और अगर जो इसकी बात की जाए तो ये कब सृजित किया गया था? तो यह 1975 में सृजित किया गया। और आप भी जानते हैं, अगर इनमें देखा जाए तो सबसे पहले नाम पे जो आपका देख लेता है वो आपकी बिशंबर। क्या है? बिशंबर दयाल की जब बात की जाए तो बिशंबर दयाल इसमें पहले नंबर के आते हैं। और संजय मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि संजय मिश्रा क्या हो जाते हैं? यह वर्तमान में हो जाते हैं। खास करके लोकायुक्त की जब बात की जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है हमारे यहाँ पे जज के रूप में था और वह रिटायर हो गया, उसे चुना जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो एक विषय वस्तु ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल है, मतलब कितने सालों तक यह पद पे बना रहता है। तो पूर्व में यह 6 साल हुआ, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसके पद में 2 साल की वृद्धि कर दी गई। और इस कारण से आप कह सकते हो कि अब ये पद पर 8 साल तक बना रह सकता है।
लास्ट टाइम आपके पीसीएस की प्री परीक्षा हुई थी तो उसमें ये कार्यकाल पूछा गया था कि लोकायुक्त की जब बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पे कितने सालों तक बना रहता है। तो यह अब आपके 8 साल हो जाता है क्योंकि 2 साल इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। क्लियर। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में किस एक जगह पर न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपको देख मिलता है। क्योंकि न्यायालय की बात की जा रही है तो एक चीज आपको बताना चाहेंगे, यूपी में न्यायिक राजधानी कहाँ पे स्थित है? तो न्यायिक राजधानी तो आप भी जानते हैं कि आपके प्रयागराज में स्थित है। हमारी यूपी की जो न्यायिक राजधानी है वो आपके प्रयागराज में स्थित है। अब बात की जा रही है न्यायालय की तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी का जो न्यायालय स्थापित हुआ वह कब? तो 17 मार्च सन 1866 को। यह कहाँ पे स्थापित हुआ? तो यह आपके आगरा में स्थापित किया गया। अच्छा, आगरा में स्थापित हुआ तो हमारी यूपी का न्यायालय तो आगरा नहीं है, हाँ इसको परिवर्तित कर दिया गया 1869 में। कहाँ पे? तो ये अब आगरा से बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी एक खंडपीठ स्थापित की। यह खंडपीठ कहाँ पे? तो यह खंडपीठ आपके लखनऊ में। क्लियर। बेसिक ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के न्यायालय के बारे में कई बार चर्चा आती है कि न्यायाधीशों की संख्या, और न्यायाधीशों की संख्या की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं 160 से ज्यादा न्यायाधीश आपके क्या है? आपके नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें से आप समझ सकते हैं कि 120 क्या है? तो यह आपके अस्थाई हैं, और जबकि 40 क्या है? 40 आपके तदर्थ हैं। मतलब 40 को तब नियुक्त किया जाता है जब हमें जरूरत होती है। बेसिक आप भी जानते हैं कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष की अवस्था धारित करता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। और इनके वेतन के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो वेतन जो ये राज्य में काम करते हैं तो राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है, और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने की दशा में ये किसी राज्य के नहीं होते, तो इस कंडीशन में इनको पेंशन दिया जाता, वह किसके माध्यम से? तो आपकी केंद्र सरकार के माध्यम से। तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको पेंशन वगैरह दिया जाता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि हमारी यूपी के जो राजेश बिंदल थे वह कहाँ चले गए? वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो इस कारण से हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो गया। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जब बात की जाए तो ये 50वें नंबर के बने हैं, और इनका नाम क्या है? प्रीतिंकर दिवाकर। प्रीतिंकर दिवाकर की जब बात की जाए तो यूपी के कह सकते हो कि प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रीतिंकर दिवाकर की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको शपथ जो दिलाया जाता है वह राज्यों के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ वगैरह दिलाया जाता है। तो इस पहलू को भी ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है न्यायिक अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? तो आप भी जानते हैं आपके यूपी की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में जो गोमती नगर का लोकेशन है वहां पर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसको लेकर के? न्यायिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। न्यायालय के संदर्भ में एक पहलू और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भूल गए? हाँ, कोई दिक्कत ना, आगे फिर कभी चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन हाँ याद आ गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक नई संकल्पना ने क्या किया था? जन्म लिया था न्याय ग्राम को लेकर के। न्याय ग्राम की संकल्पना जो थी वो ये थी, एक ऐसा एनवायरमेंट उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपने यहाँ पे लोगों को क्या करें? एक ही विशेष लोकेशन में न्यायालय की विशेष सुविधाओं वगैरह को उपलब्ध करा पाए। तो ये कहाँ पर? तो ये आपके प्रयागराज में देखने मिलता है। और अभी आपने सुना होगा ई प्रोकेशन के मामले में, ई प्रोकेशन की जब बात की जाए, जिसके अंदर आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन प्रोकेशन की जब बात की जाए, जिसमें आपने सुना होगा कि मौके या फरियादी जो होता है वह ऑनलाइन गवाही वगैरह देने के लिए उपस्थित हो। तो इस कंडीशन की जब बात की जाए तो ई प्रोकेशन के मामले में यूपी क्या हुआ? पहला स्थान प्राप्त किया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में परफ्यूम पार्क स्थित है? परफ्यूम की जब बात की जाए तो परफ्यूम छिकिर छिकिर जो आप लोग लगाते हैं कहीं शादी ब्याह पे जाने के समय पे, और आपने देखा होगा ये तो विदेश वाला लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो परफ्यूम के बारे में आप भी जानते हैं, इत्तनगरी के संदर्भ में कहां पर? आपके कन्नौज। कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज खास करके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और महत्वपूर्ण क्या है? आप भी जानते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन की जब बात करें तो माना जाता है कि हर्षवर्धन जो पहले थानेश्वर नाम का लोकेशन था, हरियाणा में पड़ता था, वहां पे इसका पूरा कार्यभार चलता था। लेकिन बाद में क्या हो जाता है? ये हरियाणा से अपनी कैपिटल को क्या करता है? चेंज करता है, और सेकंड कैपिटल के रूप में क्या करता है? इस कन्नौज को स्थापित करता है। और कन्नौज को ही पूर्व में ही क्या बोलते थे हम? पूरब के संदर्भ में कह सकते हो कि भारत का सिराज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारत का सिराज हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है?
यह जौनपुर को बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कन्नौज को, तो कन्नौज को पूरब का ग्रास बोला जाता था। क्या? पूरब का ग्रास जो बोला जाता था वह कन्नौज को बोला जाता था। खास करके आपने इसके नाम सुने होंगे, जैसे क्या बोलते हैं इसको, महोदया नाम देते हैं। महोदया के अलावा नगर श्री नाम देते हैं। नगर श्री के अलावा अगर बात की जाए तो इसको महोदय नगर की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, महोदय नगर की भी संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको दे देते हैं, तो कन्नौज का नाम ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक आपका खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाए? मेजर ध्यानचंद। बेसिकली मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने भी सुना होगा, ये किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद की जब बात की जाए तो ये हॉकी के प्रसिद्ध प्लेयर माने जाते हैं और इस कारण से इनको लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनके जन्म की जब बात की जाए तो इनका जन्म 29 अगस्त सन 1904 में हुआ था। कहां पर? आपकी प्रयागराज में। और अगर नाम की बात की जाए तो इनके संदर्भ में ही माना जाता है कि हॉकी के जादूगर की जब बात की जाए तो प्रयागराज में जन्मे थे। लेकिन इनके सम्मान में आज हमारे प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मेरठ में यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय, यूपी का। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये यूपी का पहला, लेकिन देश का पहला कहाँ पे है? तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय आपके मणिपुर में बना है। वर्तमान हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो खेल मंत्री है उनका नाम है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू की जब बात की जाए तो किरण रिजिजू आज हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। अच्छा, हॉकी के जादूगर के बारे में ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है जिसको जानते हैं गोल के रूप में, यह इनकी आत्मकथा है। और अभी हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एक पुरस्कार हॉकी सॉरी खेल के क्षेत्र में दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब उसको क्या नाम दे दिया गया है? तो अब उसको मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने साई के बारे में सुना होगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या बोला है कि आपके अलग अलग राज्यों में खेलो इंडिया गेम के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और खेलो इंडिया गेम के जो आपके सेंटर स्थापित होंगे वह यूपी के सरकार ने बोला कि अब आपके यूपी के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। लेकिन बात आती है पहला सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला जो स्थापित किया गया वह सहयोग से आपके मेरठ में स्थापित किया गया। खेलों की जब बात की जाती है तो अभी आपने सुना होगा तीसरे नंबर का जो यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम है, वह संयोग से आपके यूपी में ही आयोजित किया जाएगा, खास करके कानपुर, लखनऊ, बनारस और आपके नोएडा के अंदर। ठीक है, तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम को भी ध्यान रखिएगा। और अभी आपने सुना होगा कि सांसद आदर्श ग्राम के साथ ही साथ सांसद खेल महाकुंभ का नाम, तो सांसद महाखेल कुंभ की जब बात की जाए तो ये भी हमारे यूपी में ही शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बस्ती से। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, खास करके मेरठ खेल नगरी के रूप में। बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बेबी रानी मौर्य की जब बात की जाए तो इनको कौन सा विभाग दिया गया, कौन से विभाग का कार्यभार दिया गया है? टूरिज्म की जब बात की जाए तो आपने जयवीर सिंह का नाम सुना होगा, जयवीर का नाम ध्यान रखिएगा, जयवीर। ठीक है, तो जयवीर सिंह क्या है? पर्यटन के संबंध में आपको देते हैं। क्योंकि बेबी रानी मौर्य अर्थात अगर देखा जाए तो पूर्व में, हालांकि ये रहने वाली है आगरा की, लेकिन पूर्व में ये उत्तराखंड की गवर्नर भी थी। आज इन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो आपके महिला कल्याण और बाल विकास। तो बच्चों से संबंधित जो आपका विभाग है, महिलाओं से संबंधित जो आपका विभाग है, बेबी रानी मौर्य आगरा की रहने वाली है, तो इनको ये पद दिया गया है। क्योंकि आप भी जानते हैं 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो 18वीं विधानसभा में कुल 47 महिला ने क्या किया है? चुनाव जीता है। और इसी 47 महिला की जब बात की जाए तो उसमें 5 महिला प्रमुख रूप से दिख रही है, किसके स्वरूप में? तो यह आपके मंत्रिमंडल में चुनी गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार देता है तो वह कौन सा उद्योग है? यूपी में कौन सा ऐसा रोजगार है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है? क्योंकि कृषि के बारे में आप भी जानते हैं, हमने बार बार चर्चा किया है कि कृषि में 59.3% लोग, कितने? 59.3% लोग आपके खेती बाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं। आज अगर जो इसी क्रम की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आज रोजगार देने के लिए कौन माना जाता है? तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर हथकरघा उद्योग। क्या नाम देते हैं? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैंडलूम के रूप में जानते हैं। क्या? हैंडलूम के रूप में जानते हैं। हमारे अलग अलग लोकेशन में क्या होता है, लोग हाथों से क्या करते हैं? कपड़े बुनते हैं। तो कपड़े बुनकर की जब बात की जाए तो कपड़े बुनकर को लेकर के आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जीविका चलाते हैं, तो इस कारण से इनका नाम देखने मिलता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने पावर लूम के बारे में भी सुना होगा, अर्थात जहां पर क्या होता है,
बिजली के मशीनों के माध्यम से क्या होता है, आपके कपड़े बुने जाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा ही, अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे जो हस्त हथकरघा हथकरघा की जब बात की जाए तो हथकरघा बुनकर सम्मान योजना भी हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा चालू किया गया है। और हथकरघा बुनकर सम्मान योजना की जब बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि कोई भी पुरुष जो 60 वर्ष का हो गया है उसको, और कोई भी महिला जो 55 वर्ष की हो चुकी है उसको क्या करता है, सरकार के माध्यम से पेंशन दिया जाता है। कितने रुपए, 500 रुपए, ताकि वह अपना जीवन ससम्मान जी पाए। और बुनकरों की जब बात की जाए तो बुनकरों को लेकर के अभी हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है, तो कह सकते हो कि सौर चलित आपके क्या किए जा रहे हैं, पावर लूम इन लोगों को उपलब्ध किए जा रहे हैं, ताकि पहली बात तो सोलर ऊर्जा से चलेगा तो बिजली की जरूरत नहीं होगी, और जो हथकरघा वाले हैं उनमें भी ट्रेडिशन थोड़ा सा चेंज होगा, वह मशीनों से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके कपड़े बुनेंगे। उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे डिफेंस पार्क स्थापित किया गया। एक्चुअली आप भी जानते हैं जब लास्ट टाइम आपका डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ में, तो उस टाइम पे ये बात रखी गई थी कि यूपी में क्या किया जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। और डिफेंस कॉरिडोर की जब बात की जाए तो इसके आपके क्या किए गए थे, 6 नोड चुने गए थे प्रमुख रूप से, जैसे आपका लखनऊ के अलावा कानपुर के अलावा अगर बात की जाए तो आपका झांसी के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका आगरा के अलावा अगर बात की जाए तो आपका अलीगढ़, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका चित्रकूट। यह 6 नोड क्या किए गए थे, इसमें आपके चुने गए थे। अब यहाँ पे क्या था, अलग अलग प्रकार के जो डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं उन्हें बनाया जाना था। हालांकि दूसरा कहाँ पे, तो दूसरा आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु वगैरह की जब बात की जाए तो वहां पे अभी आपने सुना भी होगा डिफेंस एक्सपो जो आपका आयोजित किया गया था। डिफेंस एक्सपो की जब बात की जाए तो यह आपके गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, खास करके कब, 2022 में। कब, गांधीनगर की जब बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात में 2022 का आपका आयोजित किया गया था डिफेंस एक्सपो। बात की जा रही है कि डिफेंस एक्सपो में डिफेंस पार्क आपका कहाँ पे बनाया जाएगा, तो डिफेंस पार्क की जब बात की जाए तो ये आपके नोड हैं, इन नोडों के संदर्भ में चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, झांसी हो, इन सारी जगह पे क्या होगा, इसको स्थापित किया जाएगा। लखनऊ ध्यान रखिएगा काफी चर्चा में था, क्योंकि 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करने का भी एक जिम्मेदारी आपके लखनऊ शहर को दिया गया है। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुधार रैंकिंग में आज यूपी का स्थान कौन है। एक चीज बताइए, जब किसी के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कुछ अगर जो पाएगा तो वो सबसे ज्यादा पाएगा। इसका मतलब बीमारू राज्य के रूप में अगर जो यूपी जाना जाता था, तो इसका मतलब यूपी में अगर कोई चीज भी डेवलप की जाएगी तो बड़े स्तर पे तो होगी, तो इसमें कोई दिक्कत है ही ना है। क्या हो जाएगा, पहला स्थान, क्योंकि आज यूपी बड़ी तेजी से क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है स्वास्थ्य सुधार रैंकिंग में। आप भी जानते हैं आज सरकार का लक्ष्य है कि हमारे 75 जिला है, तो कम से कम 75 जिले में क्या किया जाए, 75 आपके जिला चिकित्सालय आपके उपलब्ध हो, और साथ ही साथ इसमें एक तरीके से कह सकते हो कि 75 आपके क्या हो, चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपके देखने को मिल जाए। हालांकि ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आज यूपी में 2 एम्स आपके कार्यरत हैं। एक आपका गोरखपुर के अंतर्गत मिलता है, गोरखपुर एम्स के रूप में, और एक आपने सुना होगा हमारी यूपी के लाल बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ पर, तो हमारी यूपी में 2 आपके एम्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। क्या कर रहा है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह यूपी में कहाँ स्थित है। गन्ने की जब बात की जाए तो वैसे आप भी जानते हैं आज गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये आपके शामली में होता है। शामली में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, और ओवरऑल बात की जाए तो यूपी क्या है, यूपी गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है। बेसिक अगर देखा जाए तो गन्ने के बारे में आपने सुना होगा खडसाली, गन्ने की खडसाली भी आपने सुनी होगी, और खडसाली के अलावा देखा जाए तो अधसाली भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधसाली क्या है, गन्ने की एक किस्म है जो आपके 18 महीने में क्या की जाती है, उगाई जाती है। वैसे गन्ने की खोई की जब बात की जाए तो गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाए जाने की बात चली थी, और यह कार्डबोर्ड कहाँ पे, तो ये आपके मेरठ में बनाया जाएगा। और गन्ने की जब बात की तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, गन्ना शोध परिषद कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे शाहजहांपुर में आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि गन्ने की बात की गई है तो गन्ने के संदर्भ में आप भी जानते हैं गन्ने से चीनी बनता है, और देश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो यह 1903 में स्थापित किया गया आपके प्रतापपुर नाम का लोकेशन है, जो आपके देवरिया जिले में पड़ता है। कहाँ, देवरिया जिले में। चूंकि हमने चीनी की जिक्र की तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चीनी को लेकर के आज चीनी की बात की जाए तो हमारी यूपी में चीनी का उत्पादन क्या हो गया है, कम हो गया है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे और यूपी आपका दूसरे नंबर पे हो गया है। अच्छा, विश्व लेवल की जब बात की जाए तो विश्व लेवल में भारत आपका पहले नंबर पे, और ब्राजील की जब बात की जाए तो ब्राजील आपके दूसरे नंबर पे।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चुकंदर, क्योंकि चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, तो इस मामले में आपका क्यूबा क्या है, पहले नंबर पर होता है। चूंकि चीनी की बात की तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर चीनी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे, आपकी राजधानी लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो इस संस्थान की जब बात की जाए, गन्ने की बात कर रहे हैं तो गन्ना वाला कहाँ पे स्थित है, यह आपके लखनऊ में स्थित है। बनारस में कौन सा है, तो बनारस में आपने साग सब्जी शोध संस्थान के बारे में सुना होगा। झांसी में क्या है, झांसी में आपका सस्य वानिकी शोध संस्थान आपको मिलता है। और साथ ही साथ चारागाह शोध संस्थान की जब बात करें तो यह प्रमुख रूप से। कानपुर में कौन सा है, कानपुर में दलहन हो जाता है, और दलहन शोध संस्थान के अलावा चीनी शोध संस्थान की जब बात करें तो यह आपके कानपुर में हो जाता है। क्या बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में घोषित राम विहार आपको देखने को मिल जाता है। घोषित राम विहार की जब बात की जाए तो यह यूपी में स्थित है, खास करके यूपी के अंतर्गत आपका जो एक कौशाम्बी नाम का जिला पड़ता है। कौशाम्बी जिले की जब बात की जाए तो मुख्यालय ध्यान रखिएगा मंझनपुर के रूप में जाना जाता है। और मंझनपुर की जब बात की जाए तो कौशाम्बी के संदर्भ में आपने एक नाम सुना होगा, कड़ा। कड़ा में किसका संबंध था, कड़ा में एक व्यक्ति थे मलूक दास, क्या नाम था, मलूक दास की जब बात की जाए तो मलूक दास का संदर्भ देख मिलता है, जिन्होंने एक पंक्ति बोली है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन इनकी पंक्ति यहाँ पे झूठ हो जाती है, क्योंकि उस समय पे खाने पीने की चीजें उपलब्ध थी। आज चारों तरफ महामारी है, तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की नहीं। गरीबों को लोग क्या कहते हैं, बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा खूब कमाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कड़ा में मलूक दास। अच्छा, कड़ा की जब बात की जाए तो यही पे आपने सुना होगा एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खुजली करके। क्या नाम था, अलाउद्दीन खुजली की जब बात की जाए तो इसको काफी खुजली मची थी, और इसने क्या किया, अपने चाचा जलालुद्दीन खुजली को यहाँ पे बुला करके आप कह सकते हो कि उसकी हत्या कर दी थी। तो जलालुद्दीन का नाम क्या रखेगा, गंगा नदी के किनारे माना जाता है कि यहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो यह लोकेशन भी आपके कड़ा के रूप में यहाँ कौशाम्बी के संदर्भ में देखा जाता है। बात की जा रही है कि महाभाष्य के रचनाकार पाणिनि, और पाणिनि की जब बात की जाए तो इनका जन्मस्थल कहाँ पे, बेसिक आप भी जानते हैं, महाभाष्य। अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो उसके लेखक है पाणिनि। इनका संबंध यूपी में कहां से है, तो ये आपके गोंडा के देखने मिलते हैं। गोंडा जिले की जब बात की जाए तो गोंडा तो आप ही जानते हैं दाल उद्योग के लिए काफी चर्चित रहता है, और दालों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसी गोंडा का ही नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा जो आपका पड़ता है वह देवी पाटन मंडल में पड़ता है। कहा, देवी पाटन की जब बात की जाए तो देवी पाटन मंडल में देख मिलता है। और इसी गोंडा का नाम एक कारण से और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस गोंडा की जब बात की जाए तो यही आपने सुना होगा इथेनॉल की अभी क्या की गई है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी लगाई गई है, ठीक है। तो गोंडा का नाम ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा शुरू की गई अंबार योजना। अंबार, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, अंबार के बारे में आपने सुना भी होगा। हमारे सरकार का ये मानना है कि बहुत सारे लोग अपने नए नए घर बनाते हैं, तो जब घर बनाते हैं तो एक तो कंडीशन होता है कि लोग क्या करते हैं, जमीन से बहुत ज्यादा जल का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर के रूप में, तो उस पर शुल्क लगाया सरकार के द्वारा। क्या लगाया गया था, जल शुल्क लगाया गया था कि कोई भी नया घर बनाता है और पानी ज्यादा मात्रा में खर्च करता है तो एरिया के हिसाब से हम क्या करेंगे, जल शुल्क लगाएंगे। हालांकि हर जगह भी नहीं लगा है। और इसी साथ ही अंबार शुल्क लगाया गया। अंबार का मतलब क्या होता है, आप अपने लिए एक अंबर पूरी तरीके से अपना जहान तैयार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब घर बनाते हैं तो आप किसी रास्ते से अपने लोकेशन में लाने के लिए गिट्टी, बालू, मोरंग, सिरिया, सीमेंट जो होती है वो ला करके रास्ते पे गिराते हैं। और उस कारण से क्या होता है, कई बार आवागमन के कारण रास्ते टूट फूट जाते हैं। इवन आपने उससे बालू, रबड़ी, कंकड़ उन सबको क्या किया, चारों तरफ फैला दिया, तो उससे भी क्या होती है, इन्वायरमेंट में गंदगी हो जाती है। और उन सब चीजों को फिर से कैसे रिवाइव किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, उसको मरम्मत किया जाए, उसके लिए एरिया के हिसाब से क्या होगा, आपका एक शुल्क लिया जाएगा। तो ये किससे संबंधित है, तो यह आपके आवास से संबंधित है कि अगर आप कोई नया घर बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये आपका शुल्क लिया जाएगा। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में इको टूरिज्म विकास बोर्ड की जब बात की जाए तो उसके अध्यक्ष कौन है, इको टूरिज्म विकास बोर्ड। सामान्यतः आप भी जानते हैं इको टूरिज्म मतलब क्या, एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम पर्यटन की बात करें, किसको लेकर के, इन्वायरमेंट। जैसे हमारे प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क हो गया, कतरनिया घाट हो गया, या रानीपुर टाइगर रिजर्व हो गया। लोग यहाँ पे घूमना चाहते हैं, नाइट सफारी पार्क में लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जब जाना चाहते हैं तो वहां पे खाने पीने के स्टॉल, जैसे प्यास लग जाए तो ये ना हो कि मगरमच्छ की तरीके से लपट लिए चपर चपर पानी पी रहे हैं। भाई प्यास लगेगी तो उसके लिए तो कम से कम पानी व्यवस्था उपलब्ध हो, कुछ खाने पीने की चीजें आपके स्टॉल के रूप में हो। या मान लेते हैं जैसे हम दिल्ली से
अब हम तो दिल्ली के ना है, लेकिन दिल्ली वाला अगर कोई जाता है कहता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, वाओ दैट्स अमेजिंग, हमें देखना है। यहाँ से जाएगा तो बेचारा क्या करेगा, शाम को बैग लेके वापस थोड़ी ना जाएगा, वहां पे रहने की पूरी व्यवस्था हो, और जब वह जाता है तो आने जाने के संसाधन उपलब्ध हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो जरूरत की होती है वह उस लोकेशन में उपलब्ध हो, तभी तो लोग जाएंगे। जैसे अगर कोई ताजमहल देखने जाता है तो ताजमहल के आसपास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है तभी वहां जाता है, नहीं तो केवल ताजमहल होता तो क्या करता है, इसे जाके देख के एक फोटो क्लिक करता है, उसके बाद भाग आता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को हमें क्या करना है, उस गंतव्य तक पहुंचाना है, और जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं वह भी उपलब्ध कराना है। तो उसके लिए ये आपका इको टूरिज्म विकास बोर्ड घोषित किया गया। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वह खुद आपके मुख्यमंत्री जी होंगे। क्लियर। आगे की बात की जाए किसके रूप में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध हमारे आज उत्तर प्रदेश से है। जनरली आप भी जानते हैं हमारी यूपी से कई सारी योजनाओं का संबंध है जो विशेष वर्गों के लिए, जैसे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, या कह सकते हो किसान हो, इन सब के लिए लक्षित करते हुए योजनाएं निकाली जाती हैं। चिरंजीवी की जब बात की जाए तो ये तो राजस्थान से संबंधित योजना है, खास करके स्वास्थ्य संबंध में। हमारे यूपी का क्या है, बाल श्रमिक विद्याधन योजना है। एक्चुअली क्या था, हमारे यहाँ पे जब बाल श्रमिक की बात की जाती है, छोटे छोटे बच्चे जो किसी विशेष खदान में या दुकान पे काम करते हैं और वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को कैसे हम पढ़ा लिखा पाए, उसके लिए यह आपके बाल श्रम विद्याधन योजना निकाली गई थी। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जेल मैनुअल 2022 की जगह पर अब कौन सा नियम लागू होगा। एक्चुअली आप भी जानते हैं जेल मैनुअल क्या होता है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये पंक्ति आपने बार बार सुनी है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने जेल को कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए नियम कानून बनाए। अब अगर देखा जाए तो इस नियम कानून की जो व्यवस्था थी उसमें कैदी को कैसे रहना है, क्या काम करना है, उन सब चीजों को सुनिश्चित किया गया। जनरली अब इस जेल मैनुअल का जो एक मुख्य मुख्य आधार है, सबसे पहली बात कि मानवता की रक्षा करनी है, और कैदी भले ही लेकिन उसके साथ हमें सहूलियत पेश करना है, जैसे चाय देना है, बिस्किट देना है, दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड देना है, बालों पे लगाने के लिए शैम्पू देना है, पहले की तेल की जगह हम नारियल के तेल दिए जाएंगे, कपड़े लत्ते पहनने के लिए साफ सुथरे दिए जाएंगे, धुलने के लिए आपके सर्फ साबुन चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ महिलाएं जो व्रत रखना चाहती हैं, करवा चौथ वगैरह वह रख सकती हैं, और इसके अलावा बाध्यता नहीं होगी, वह चाहे तो सूट सलवार भी पहन सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें क्या की गई, इसमें परिवर्तित की गई, और कह सकते हो कि पुरानी जेल मैनुअल में परिवर्तन किया गया। तो पुराना जो था वो आपके अंग्रेजों के जमाने का था, वह आपके 1941 का था, अभी इसमें परिवर्तन किया गया है। बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटरीकृत योजना लागू करने वाला यूपी कौन सा राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अब इसका जवाब क्या करना है, इसका जवाब सीधे तौर पे आपको कमेंट करके बताना है। बाकी क्लास कैसी लगी इसे भी जरूर बताइएगा। आज के संदर्भ को हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिवस अर्थात कह सकते हो कि अगले दिवस में जब मुलाकात होगी तो उस पहलू के साथ पुनः हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी रिलेवेंट होता है। रही बात क्लास की पीडीएफ की, तो क्लास का पीडीएफ तो आप भी जानते हैं एग्जामपुर एप्लीकेशन पे आपको प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से गांधी। आज विशेषतः जिस एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले, आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और इस